है खबरदार में हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज हमारा फोकस भारत के ऑपरेशन देवी शक्ति पर रहने वाला है। यह ऐसा ऑपरेशन है जिसने तालिबानियों के चंगुल में फंसे तमाम लोगों और खास तौर पर अफगान सिखों को बड़ी राहत दी है। काबुल एयरपोर्ट की वो तस्वीर जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को शीश पर रखकर 3 अफगान सिख मदद की गुहार लगा रहे थे, उसे भारत ने अपने प्रयास से बदल दिया है। आज गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान की रक्षा का दायित्व पूरे हिंदुस्तान ने उठाया और गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को पूरे सम्मान के साथ भारत लाया गया। सिखों के इस पवित्र ग्रंथ की 3 प्रतियां सम्मान करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आज इन सुखद तस्वीरों के साथ अफगानिस्तान के ऐतिहासिक सिख कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे। आपको अफगानिस्तान की उन जगहों के बारे में बताएंगे जहां गूंजा था सिख गुरुओं का संदेश, और साथ में अफगान सिखों के रिकॉर्ड तोड़ पलायन का सच भी आपके सामने रखेंगे। इसके बाद तालिबानियों के सबसे बड़े नाटक से पर्दा उठाएंगे। आज तालिबान ने अपने मंत्रियों की पहली लिस्ट रिलीज कर दी है और इस लिस्ट में जो नाम है उनका कोई ना कोई टेरर लिंक है। इसका मतलब यह हुआ कि तालिबानी कैबिनेट में आतंकियों को ही मंत्री बनाया जा रहा है। जो कल तक बंदूक चलाते थे, गोला बारूद का हिसाब रखते थे, कट्टरता से लोगों का दमन करते थे, वो अब अफगानिस्तान के भविष्य के डिजाइनर बनेंगे। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे आतंक प्रेमी मंत्रियों के मुंह से गवर्नेंस की बोली निकलेगी कैसे? तालिबानी कैबिनेट की पहली लिस्ट थोड़ी देर में डिकोड करेंगे। इसके बाद खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताने वाले अमरुल्लाह सालेह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। सालेह ने आज तक को विस्तार से अपनी रणनीति बताई है। अमरुल्लाह सालेह ने सीधे तालिबान को टक्कर दी हुई है। काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर में तालिबान को मजबूर करने और उसके पैंतरों को तोड़ने का काम सालेह और उनके सहयोगी कर रहे हैं। ऐसे में सालेह का इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज यह भी देखिएगा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान के मन में घंटियां क्यों बज रही हैं। पाकिस्तान ने तालिबान की सत्ता से यह उम्मीद लगा ली है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले लड़ाकों के भरोसे उसे कश्मीर में बढ़त मिल जाएगी, यानी तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर आतंक का धंधा चलाने का प्लान है। लेकिन खबरदार की शुरुआत करते हैं 2 तस्वीरों से जिनमें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान की भावना है और तालिबान की वजह से अफगानिस्तान के लोगों का संसार उजड़ जाने की टीस भी है। पहली तस्वीर सोमवार की, जब काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये 3 अफगान सिख भारत आने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां सर पर उठाई हुई हैं। इस पवित्र ग्रंथ को जमीन पर नहीं रखा जा सकता, इसीलिए ये लोग इन्हें सर पर रखे हुए थे। काबुल एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसे झटका लगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पैदा हुए धर्म संकट ने इन लोगों को मदद मांगने पर मजबूर किया और इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया भारत ने। दूसरी तस्वीर आज की है जब दिल्ली में एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिसीव किया। हरदीप सिंह पुरी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर रखकर एयरपोर्ट से बाहर लाए। उन्होंने बाद में यह कहा कि एक सिख के रूप में यह उनके लिए बहुत पवित्र और भावुक कर देने वाला अनुभव है और उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करने का अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के धर्म संकट और शरणार्थी संकट के बीच ये सुखद तस्वीरें। अफगानिस्तान से सिर्फ अफगान सिखों का ही रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, बल्कि भारत ने नाजुक समय में सिखों की परंपरा और गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता की रक्षा करके एक उदाहरण पेश किया। शुक्र है कि भारत का ऑपरेशन देवी शक्ति चल रहा है, जिसके तहत 7 रेस्क्यू फ्लाइट्स भेजी गई। 626 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 228 भारतीय, जिनमें से 77 अफगान सिख थे। इसके साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र प्रतियों को पूरे सम्मान के साथ उदार हृदय वाले भारत की धरती पर स्थापित किया गया। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। जब गहरा संकट आता है, अपनों के लिए भारत मदद का हाथ बढ़ाता है और तस्वीर बदल जाती है। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद 3 अफगान सिखों की मदद मांगने की यह तस्वीर भारत के ऑपरेशन देवी शक्ति की वजह से बदल गई। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु के जाप के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को खुद केंद्रीय मंत्री
हरदीप पुरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया। सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब को पूजनीय गुरु माना गया है और उनकी प्रतियों को स्वरूप कहते हैं। काबुल से दुशानबे और फिर दुशानबे से दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में 78 लोगों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के ये 3 पवित्र स्वरूप आए थे। इन्हें रिसीव करने के लिए T3 टर्मिनल पर हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी नेता RP सिंह समेत दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम लोग मौजूद थे। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जो 3 लाए गए, इट वॉज पर्सनली अ वेरी इमोशनल and moving experience for me as a Sikh to be able to pay obeisance। पर मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि गुरु महाराज गुरु नानक देव जी काबुल गए थे 1521 में। ये गुरु महाराज की चौथी उदासी जर्नी थी। वो अफगानिस्तान ही हैड गॉन ट्वाइस। एयरपोर्ट से पूरे सम्मान और धार्मिक विधि विधान के साथ तीनों स्वरूपों को गुरु अर्जुन सिंह के गुरुद्वारे रवाना किया गया। इसके लिए एक खास बस का भी इंतजाम किया गया था। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अपनी शान के साथ और मर्यादा के साथ आज यहाँ पहुँचे हैं। अब उनको गुरुद्वारा साहब में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी मार्गी बात है। और काबुल से आने में कोई दिक्कत भी हुई? आपकी बात हुई? दिक्कत नहीं हुई। निरंतर हम सरकार के भी टच में थे। पहले दुशान ले जाया गया, वहाँ से रात को वहाँ पे रखा गया और सुबह ये फ्लाइट जो दुशान से चली थी और अब दुशान से ये आज यहाँ लैंड की गई है। आपकी जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बड़ा दिन है सिख जो समुदाय है उसके लिए भी। आपको हम अंदर की भी तस्वीरें कोशिश करते हैं दिखाने की कि किस तरीके से जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको निशान साहब के अंदर जो कि खास बस है उसके अंदर रखा गया है। पूरी जो मर्यादा है वो उसका पालन किया गया है, फूलों से सजाया गया है। उधर गुरु अर्जुन सिंह जी के गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के तीनों स्वरूपों को अदब के साथ स्थापित करने की तैयारी हुई। जिस तरीके की सिचुएशन अफगानिस्तान में इस वक्त बनी हुई है, तालिबान वहां पर अलग अलग जगहों पर कब्जा कर रहा है, ऐसे में वहां सुरक्षा को लेकर के काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। इसी वजह से गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूपों को भारत में लाया गया है और यहां पर व्यवस्था की गई है, यहां उनको रखा जाएगा। सर, किस तरीके की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं यहाँ इस गुरुद्वारे में? गुरुद्वारे में इस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं। जो हमारे गुरु साहिबान आ रहे हैं यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी के गुरुद्वारे में, यहाँ पे आके यहाँ पे प्रकाशमान होंगे। फिर जब अरदास होगी, अरदास के बाद फिर स्वारा साहब होगा, अपनी जगह पे विराजमान हो जाएंगे। जब गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों पवित्र प्रतियां गुरु अर्जुन सिंह जी के गुरुद्वारे पहुंची तो वहां श्रद्धालु शबद कीर्तन और गुरु प्रार्थना में लीन थे। आज सुबह ही अफगानिस्तान के काबुल से यहाँ भारत में गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियां पहुंची। उसके बाद यहाँ आज दिल्ली के जनकपुरी इस गुरुद्वारे में लाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि वो तीनों प्रतियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इन तीनों प्रतियों को यहाँ पर रखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के 13 स्वरूपों में से 7 को पहले ही भारत लाया जा चुका है, जबकि 3 स्वरूपों को आज भारत लाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और वहां रह रहे हिंदुओं और सिखों के सामने अपनी जिंदगी बचाने और अपने धर्म का पालन करने का संकट है। फिलहाल ये जो 3 प्रतियां आई हैं वो उन गुरुद्वारों की हैं जो सुरक्षा की वजह से बंद कर दिए गए हैं। का गुरुद्वारा एक जो कंधार का गुरुद्वारा वहाँ से आए हैं, एक जो चकमनी साहिब गुरुद्वारा वहाँ से आए हैं। जो गुरुद्वारे लॉक कर दिए गए हैं वहाँ पे, उन गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप आए हैं। काबुल में कारते परवान गुरुद्वारा जो है वहाँ पे अभी भी रोजाना मर्यादा की तरह प्रकाश किया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से कई अफगानी सिख नागरिक भी दिल्ली पहुंचे हैं। तालिबानी शासन में उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था।
लेकिन फ्लाइट के माहौल ने उन्हें हिम्मत दी और दिल्ली पहुंचकर ऐसे तमाम नागरिक राहत महसूस कर रहे हैं। कल काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा किया हमारी, और सबका धन्यवाद करता हूँ। मोदी सरकार का धन्यवाद, एम्बेसी का धन्यवाद, साथ संगत का धन्यवाद, अमेरिकन फोर्स, इंडियन फोर्स का धन्यवाद करना जो सामने थे सुख दे नाल लेके आए ने। जो सेवादार अफगानिस्तान से आए हैं उन्होंने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि जो सेवादार अफगानिस्तान में रह गए हैं उन्हें हालात बिगड़ने पर सुरक्षित निकालने का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा जल्द ही अफगानिस्तान के अन्य गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप भारत आ सकते हैं। तालिबानी कब्जे के बाद दहशत के माहौल के बीच सरकार मुसीबत में फंसे लोगों को लगातार अफगानिस्तान से निकाल कर ला रही है। दिल्ली में कुमार कुणाल, अनीशा माथुर और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आपने नोट किया होगा कि चाहे काबुल एयरपोर्ट पर मदद मांगने वाले सेवादार हों या भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सबने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान का पूरा ध्यान रखा। इस पवित्र ग्रंथ और इसकी स्थापना से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको हम देते हैं। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को हमेशा के लिए गुरु माना गया और उनका सम्मान उसी तरह होता है जैसा दूसरे गुरुओं का होता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को तख्त पर रखा जाता है, उनके ऊपर गुंबदनुमा बनावट होती है जिसे पालकी कहा जाता है। संगत करने वाले जमीन पर बैठते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके शीश गुरु ग्रंथ साहिब से ऊंचे न हो। सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब को कभी भी पीठ नहीं दिखाई जाती। रात में गुरु ग्रंथ साहिब को एक अलग कक्ष यानी कमरे में रखा जाता है। गुरु का काम दिशा दिखाना होता है और सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब की भूमिका यही है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं के मुंह से निकले वचन होते हैं, इसे गुरबानी कहते हैं, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से निकला हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति को स्वरूप कहते हैं और जहां यह स्वरूप स्थापित किया जाता है उसे गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सर ढकना अनिवार्य होता है, उन्हें जमीन पर नहीं रखा जाता। हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान और सिखों के कनेक्शन की भी बात की। यह इतिहास का कनेक्शन है, इसे समझिए। गुरु नानक देव ने अपनी यात्राओं के दौरान अफगानिस्तान में शांति, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश दिया। माना जाता है कि 1519 से 1521 के बीच उन्होंने आज के काबुल, कंधार, जलालाबाद और सुल्तानपुर के क्षेत्र में यात्राएं की थी और इसीलिए इन जगहों पर बाद में ऐतिहासिक गुरुद्वारे बने। गुरु नानक देव की यात्राओं के दौर में काबुल पर मुगल बादशाह बाबर का शासन था। उनके संदेश से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए और पंजाब के क्षेत्र में सिख गुरुओं को सम्मान देने के लिए आने लगे। बाद में 7वें सिख गुरु ने काबुल में सिख प्रतिनिधियों के दलों को भेजने और वहां गुरुद्वारे की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। तब गुरुद्वारे को धर्मसाल कहा जाता था। अब सवाल यह है कि आधुनिक दौर में अफगानिस्तान से सिखों के पलायन की शुरुआत कहां से हुई। फरवरी 2019 में एक रिसर्च स्टडी प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक था सर्वे ऑफ अफगान हिंदूज एंड सिख। इसमें दोनों समुदायों के शोषण और बराबरी के अधिकार न मिलने की समस्या पर फोकस था। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के दखल के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मुजाहिदीनों की मदद की। 1989 में सोवियत संघ के पांव वहां से उखड़े और 1992 में मुजाहिदीनों ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही सिखों और हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। नंगरहार, लोगान, हेरात, जलालाबाद, काबुल, कंधार से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी यानी यूनाइटेड कमीशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज से के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 9000 अफगान शरणार्थियों में से 90% सिख समुदाय से। यहां अफगानिस्तान में सिखों की स्थिति पर भी गौर करना होगा। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में सिखों की बड़ी आबादी रहती थी। अफगानिस्तान में कई बड़े गुरुद्वारे हैं जिनका सिख धर्म में बड़ा महत्व है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गुरुद्वारों पर कई आतंकी हमले हुए, जिसके बाद सिखों ने अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया और अब तालिबान के कब्जे ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सिख हो या हिंदू, एक जमाने में अफगानिस्तान में दोनों अल्पसंख्यक समुदायों की एक बड़ी आबादी रहा करती थी। अफगानिस्तान में 1970 के दशक में 2 लाख हिंदू और सिख रहते थे। 2020 में अफगानिस्तान में सिर्फ 50 हिंदू और 650 सिख रह गए और अब इनमें से कई भारत सहित दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। भारत ने अफगानिस्तान में अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस में 77 अफगान सिखों को वहां से रेस्क्यू किया है।
आप कह सकते हैं कि 1970 की तुलना में हिंदुओं और सिखों के अल्पसंख्यक समुदाय के 99% से ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। और अब जो गिने चुने परिवार रह गए हैं, उन्हें भी तालिबान के डर की वजह से देश छोड़ना पड़ रहा है। सिखों के धर्मस्थल यानी गुरुद्वारों की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 90 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान में कम से कम 63 गुरुद्वारे थे, लेकिन इसके बाद ये संख्या घटती गई। आज के दौर में मुश्किल से 10 गुरुद्वारे हैं और किसी में भी सेवा नहीं हो रही है। आज तक देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल था जिसने तालिबान संकट शुरू होते ही अफगानिस्तान जाकर वहां रहने वाले सिख परिवारों के डर और दर्द की कहानियां आपको सुनाई। तालिबान ने तो ऐलान किया कि लोग अफगानिस्तान छोड़कर न जाएं और सबको माफी दे दी जाएगी, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर तालिबान की नीति पर किसी को भरोसा नहीं है। अफगानी सिख और हिंदू समुदाय के लोग खास तौर पर वहां नहीं रहना चाहते। 2 अफगानी सिख सांसद पहले ही भारत आ चुके हैं और इनमें से एक है अनारकली कौर। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अफगानिस्तान के हालात के बारे में बताया है। अनारकली कौर के मन में तालिबान के कट्टर शासन को लेकर गहरी टीस। मैं सुनी थी कि देश माँ है, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं किए कि देश, सब कहते हैं देश माँ है कैसी, लेकिन अब हमें पता लगा कि ठीक देश बिल्कुल माँ है। लेकिन आने वाले कल का या कितने घंटे बाद का कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। अफगानिस्तान के हालात ऐसे ही हालात है कि हर 20 साल 10 साल या 15 साल एक ही चेंजेस आती है। जो कुछ वो 10 साल 20 साल में होता है सब बर्बाद जाते हैं। हमें खौफ डर इसका है, खौफ डर वो लोग है कि उन्हीं के कोई चांस नहीं मिलती, लेकिन वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से बाहर जाए। वो खौफ जो उन्हीं के दिलों में है, लेकिन कोई चांस उनके पास नहीं है। वो लोग जो बाहर निकलते हैं डिफरेंट फ़्लाइट्स में, उनको तो चांस मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग अफ़गानिस्तान में है कि कभी भी उनको ये चांस नहीं है। कुछ का तो पता नहीं है, कल का तो पता नहीं है। फिर क्या बोले उनको, क्या मैसेज दूंगी वो लोगों को। वो लोगों तो ये एक उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एयरपोर्ट जाते हैं कि कोई फ़्लाइट में देश से बाहर जाए। फिर उनका अगर क्या मैसेज दूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तालिबानियों ने अफगानिस्तान को एक ऐसे देश में तब्दील कर दिया है जहां वर्तमान आतंक की दहशत में दम तोड़ रहा है। भविष्य की उम्मीदें पहले से धाराशायी दिख रही हैं। अफगानिस्तान छोड़कर आने वाले हर शख्स की आपबीती बता रही है कि यह देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन तालिबान को इस दुख और तबाही से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके हाथ में उस सत्ता की चाबी लग गई है जिसके लिए उसने 2 दशक तक भारी खून खराबा किया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरकार बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। आज तालिबान ने नए मंत्रियों की एक लिस्ट जारी की है। इनमें शामिल एक एक नाम आतंक का कुख्यात चेहरा रहा है। सबसे क्रूर मजाक यह है कि आतंक के इन्हीं चेहरों के बूते तालिबान नया अफगानिस्तान बनाने चला है। जिस सरकार का दीन हो शरीयत, जिस सरकार का ईमान हो नफरत, जिसे लोकतंत्र से डर लगता हो, जिसे अधिकार देना अपमान लगता हो, जिसका धर्म आतंक हो, जिसका कर्म कत्लेआम हो, उस आतंकी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तालिबानी कैबिनेट की पहली लिस्ट आउट है। मंत्री के मुखौटे में दहशतगर्दों का वो गिरोह तय हो गया है जो अफगानिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। आतंकी इस कैबिनेट को आप भी भलीभांति जान लीजिए और पहचान लीजिए। सबसे पहले आपका परिचय तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री से कराते हैं, जो शिक्षा को मजहब के खूंटे से बांध कर रखता हो, जिसके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ इस्लाम की शिक्षा हो, जिसे तर्क और विज्ञान से नफरत हो। उस तालिबान का उच्च शिक्षा मंत्री होगा मुल्ला बकी। वही मुल्ला बकी जो आतंकी हमलों का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट रहा, जो नंगरहार और जलालाबाद में आतंकी ऑपरेशन चलाता रहा। वही मुल्ला बकी जिसे जलालुद्दीन हक्कानी का दायां हाथ माना जाता था और जिसे सरकार विरोधी ऑपरेशंस का एक्सपर्ट माना जाता था। वो
तालिबान राज्य में उच्च शिक्षा की पॉलिसी बनाएगा। वैसे तालिबान सरकार में शिक्षा के प्रचार प्रसार का प्रभारी होगा मौलवी सखाउल्लाह, जो तालिबान के कानूनी मामलों का कर्ता धर्ता रहा है और जिसे तालिबान ने शिक्षा और ट्रेनिंग का ठेकेदार बना रखा था। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनेगी वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी और उसके अंदर सभी होंगे, चाहे अफगान के जो भी स्टेक होल्डर हैं, पुराने अफगान गवर्नमेंट के भी, तालिबान के भी। मगर पाकिस्तान चाहता है कि हक्कानी ग्रुप जो है, सयाजुद्दीन हक्कानी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिस्सा मिले। अब आपका परिचय तालिबान के आंतरिक मामलों के मंत्री यानी गृह मंत्री से कराते हैं। नाम है इब्राहिम सद्र, तालिबान का आजमाया परखा मिलिट्री कमांडर। मुल्ला उमर के बेटे के हाथों में कमान आने से पहले तालिबान का सबसे विश्वस्त सेनापति इब्राहिम सद्र आत्मघाती हमलों का माहिर रहा है। वो तालिबान की साजिशों का बड़ा सूत्रधार रहा। बारूदी सुरंग बिछाकर किसी की हत्या करवाना हो या किसी और तरीके से खतरनाक असाइनमेंट का जिम्मा सद्र को ही दिया जाता। 90 के दशक में वो तालिबानी वायुसेना का कमांडर भी रहा। आतंक के कारोबार से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को रसातल में भेजने वाले तालिबान का वित्त मंत्री होगा गुल आगा, जो 2 दशकों से तालिबान की फंडिंग का काम देखता रहा है। तालिबान ने अपने प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद को संस्कृति और सूचना मंत्री बनाया है। तो सच्चाई है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान जो है ट्राई कर रहा है अब की पूरी उसका इम्पैक्ट हो, पाकिस्तान उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाले, जिससे भारत का कोई रोल ना हो और भारत के साथ अच्छे रिलेशन ना हो। क्योंकि जो हामिद करजाई जो बातचीत कर रहे थे, मालूम है कि हामिद करजाई भारत के बहुत क्लोज थे, मगर पाकिस्तान चाहता है कि जो भी गवर्नमेंट बने उसमें भारत का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। 8 दिनों से जिस काबुल को कराहते चीत्कार करते पूरी दुनिया ने देखा, उसकी किस्मत का कर्ता धर्ता होगा मुल्ला शीरीन। मुल्ला उमर का भरोसेमंद मुल्ला शीरीन होगा काबुल का गवर्नर। मुल्ला उमर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले मुल्ला शीरीन पर होगा काबुल की सुरक्षा का जिम्मा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कमांडर रहे मुल्ला शीरीन को अब गवर्नर पद का पुरस्कार मिला है, जबकि तालिबान राज में काबुल के मेयर रहे हमदुल्ला नोमानी को फिर से मेयर बनाया गया है। नजीबुल्लाह को खुफिया विभाग का चीफ बनाया गया है। हाजी मोहम्मद इदरीस को बैंक ऑफ अफगानिस्तान का कार्यकारी डायरेक्टर नियुक्त किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी पर तालिबान ने अजीजुल्लाह को बैठाया है। यकीन मानिए, ये दुनिया की इकलौती कैबिनेट होगी जिसके हर मंत्री ने आतंक में पीएचडी की हुई है। इस आतंकी सरकार को अस्तित्व में आता देखकर पूरी दुनिया चिंतित है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान के कलेजे को बहुत ठंडक पहुंची है। उसे यह भ्रम हो गया है कि तालिबानी आतंकियों की मदद से उसे कश्मीर वाला गिफ्ट मिल जाएगा। यह तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर आतंक का धंधा चलाने वाला पाकिस्तानी प्लान है। पीओके में आतंकवादी जिस तरह खुलेआम तालिबान की जीत का उत्सव मना रहे हैं, उससे पाकिस्तान के इरादों की पुष्टि भी होती है, लेकिन पाकिस्तान के मन में यह डर भी है कि आतंक की आग से खेलते खेलते कहीं खुद उसके हाथ न झुलस जाएं। ये जैश और लश्कर के वो आतंकी हैं जो अफगानिस्तान का स्पेशल असाइनमेंट खत्म कर पीओके लौटे हैं। पाकिस्तान से भेजे गए भाड़े के ये आतंकी जब घर लौटे तो इनके स्वागत में धुआंधार फायरिंग हुई। इन आतंकियों का बाकायदा जुलूस निकला और इनके समर्थन में रैलियां हुई। ये वो तस्वीरें हैं जो आतंक के खेल में पाकिस्तान और तालिबान के चोर चोर मौसेरे भाई वाले रिश्ते की पोल खोल रही हैं। इस वीडियो से आतंक को संरक्षण देने वाली पाकिस्तानी साजिश की गांठें भी खुल रही हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने लश्कर और जैश के आतंकियों को वापस बुला लिया है और उन्हें पीओके के सेफ हेवन में ठहरा दिया है। थोड़े दिन बाद इन्हीं आतंकियों को पाकिस्तान भारत में खून खराबे वाली साजिश में इस्तेमाल करेगा और फिर दुनिया के सामने खुद को ऐसे पेश करेगा जैसे कुछ जानता ही नहीं। Dozens of Pakistani occupied Jammu Kashmir based Taliban who had gone to Afghanistan
on the instructions of ISI and Pakistan Army to fight alongside the Taliban have started to return to Pakistani occupied Jammu Kashmir. पीओके से आतंकियों के जश्न का ये वीडियो खबरदार करने वाला है। रक्षा विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि तालिबान से पाकिस्तान का याराना भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी है। तालिबान से पाकिस्तान का आपसी भाईचारा कश्मीर में हम पर भारी पड़ सकता है और इसके शुरुआती सिग्नल मिलने भी लगे हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे तालिबान कल ही कश्मीर में कूद फांद करने लगेगा और पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कश्मीर भेंट कर देगा। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये मोहतरमा इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता हैं। टीवी बहस में दिल की बात ज़बां पर आ गई। कि कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? एंकर ने मामला संभालने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ ये इनके दिल की ख्वाहिश नहीं, पूरा पाकिस्तान पलक पावड़े बिछाकर इसी दिन और इसी मुहूर्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। खतरा भारत को है तो पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान में भी जबरदस्त डर है। पाकिस्तान में से टीटीपी के फ़कीर मोहम्मद और कुछ लोगों को वहाँ से राय मिली है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पूरा राब्ता है और वहाँ की मुतलका क़ुव्वतों को कहा गया है कि ये पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी टीटीपी को इस्तेमाल करने के। मैंने आपको कहा पाकिस्तान अहम होने जा रहा है दुनिया की सियासत में, और पाकिस्तान दुनिया की सियासत में दुनिया के साथ अफ़गानिस्तान के अमन, अफ़गानिस्तान के सुकून, उसकी तरक्की और इस्तेकाम के लिए दुनिया के साथ खड़ा होगा। शेख रशीद की इन बातों से दो बातें क्लियर हो गई। एक तो ये कि तालिबानी आतंक का डर पाकिस्तान को भी खाया जा रहा है, और दूसरा ये कि तालिबान से पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। आज तक ब्यूरो। सरकार को लेकर तालिबान से भी ज्यादा बेकरार पाकिस्तान है, उसकी बेचैनी समझ में आती। तालिबान की सरकार में उसे कई फायदे दिख रहे होंगे, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकी आखिर आतंकी ही होता है। यहां हम आपको तालिबान सरकार पर कुछ और इनपुट दे देते हैं जो अभी अभी हमारे पास आए हैं। पहला और सबसे अहम अपडेट यह है कि तालिबान पंजशीर में सुलह करने को तैयार हो गया। तालिबान ने अपना एक डेलीगेशन पंजशीर भेजा है जो रेजिस्टेंस फोर्स से सुलह फॉर्मूले पर बात कर रहा है। इस बातचीत की पुष्टि तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स दोनों की तरफ से की गई। तालिबान ने फिर से जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को डरने की जरूरत नहीं। तालिबान ने यह भी कहा है कि डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन की खबर झूठी है। तालिबान ने मीडिया संस्थानों से कहा है कि वो बिना डरे अपना काम करें। तालिबान ने अमेरिका से भी कहा है कि वो अफगानिस्तान के एलीट क्लास को देश छोड़कर जाने के लिए न उकसाए। अफगानिस्तान को इंजीनियर, डॉक्टर और दूसरे प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तालिबान को अब समझ में आ रहा है कि कोई भी देश सिविल सोसाइटी के दम पर आगे बढ़ता है, दहशतगर्दी के जोर पर नहीं। तालिबान ने पंजशीर की तरफ सुलह का सफेद झंडा लहराया है, लेकिन क्या पंजशीर के लड़ाके तालिबान की सत्ता को स्वीकार करने पर राजी हो जाएंगे? खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताने वाले अमरुल्ला सालेह ने आज तक को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। आप सुनिए कि सालेह का प्लान क्या है। Mr. Saleh, you have been a part of the resistance even earlier. You look up to Ahmad Shah Massoud, the legendary Tajik commander. How is the situation different from the first time that you were resisting the Taliban and now? We are not fragmented. We are not disunited. We have a historical unity, and we all carry the legacy of our leader. And we have told the Taliban, the choice will be yours. And if you opt to fight, we will see you. If you opt to negotiate,
We do not want the negotiation to be, as I said, a disguise for soft surrender or expression of allegiance or acceptance of the Taliban clerical dictatorship. Absolutely no. So what are your conditions, Mr. Saleh? You are the caretaker president of Afghanistan at this point of time. I always wished that the president stayed and he became a rallying point. He proved himself the other way. We are in contact. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।